बंगाल से। कौशिक दास। तो उसने एक बात मुझसे कही, कहा कि आपका ललन टॉप का शो देखा तो मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। तुमने क्यों? आज अब आप पढ़ लिए। बड़ा अच्छा लगा मुझे उसकी बात। और उसने कहा कि हमें क्या बताइए, कंफर्म बताइएगा कि मेरा सिलेक्शन, अगर मैं 24 साल का शायद उसकी उम्र है, कहा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने कहा यार एक बहुत छोटा सा काम करना पड़ेगा। मतलब अगर रियलिटी में माना जाए तो मैं पढ़ाना चाहता ही नहीं। नहीं, हम चाहते हैं तो पढ़ना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं, मतलब एक बड़ी अजीब सी बात है कि इस दुनिया में जब कोई व्यक्ति कोई चीज समझता है तो उसके मन में एक भावना पैदा होती, फीलिंग, यार वो उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दे। अशोक की जो डेफिनेशन है धम्म की, 6th पिलर है, उसमें उसने खुद क्वेश्चन लिखा, किंतु धम्म, धम्म क्या है? तो उसने डेफिनेशन में लिखी, अपासी आने, बहु आने, दया गाने, सच्चे साचवे माधवे साधवे चाहे। अपासी आने मतलब अल्पपात, बहु आने बहुत लोगों का कल्याण, तुम सबका तो कर नहीं सकते, बहुत लोगों का। अपासी आने, बहु आने, दया, कंपैशन, दान, चैरिटी। चैरिटी, अब ये सारे वर्ड्स इतने प्यारे हैं। चैरिटी मतलब क्या है? सरप्लस है तुम्हारे पास। तो मैं पढ़ता तो था नहीं, फिर जब मुझे पढ़ाई समझ में आई और मैं पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि यार ये तो कोई चीज ही नहीं है। हमें पता नहीं, शायद नेचर ने ब्लेस कर दिया उस बात को लेकर। मुझे जब एजुकेशन समझ में आई, जैसे हमें बचपन से क्या कहा जाता था, पढ़ लो, नौकरी करना है। एजुकेशन से क्या जोड़ दिया? प्रेशर। कोई जरूरत नहीं उसकी, यार तुम अपने बच्चों के साथ मत करो। तुम उनसे ये कहना कि पढ़ लो तो फिर दिमाग को जिंदा करना है। तुम कंट्री साइड से गुजर रहे हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ गाड़ी में है, तो उनको दिखाओ वो जो गेहूं के प्लांट है, राइस का प्लांट, उसको दिखाओ, कहते देखो ये ग्रीन है ना, हाँ क्या है इसमें? क्लोरोफिल। कहाँ से एनर्जी आएगी? सन से। जितना डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज तुम अपने बच्चों को दोगे उतना उनका दिमाग डेवलप होता जाएगा। इतनी आसान चीज है पढ़ाई, कुछ है ही नहीं। This is a very surprising thing for my classmates during school time. इसलिए वो बेचारे बहुत तड़पते हैं कि तुमको ऐसा क्या समझ में आ गया। ज्योग्राफी को रटना नहीं है। जिसको फिजिकल ज्योग्राफी पता है, 7 कॉन्टिनेंट की, 7, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो फिजिकल ज्योग्राफी जिसको पता है उसको उस सारे एरिया की इकोनॉमी पता होगी, कल्चर पता होगा, बिहेवियर पता होगा, सोशल कस्टम्स पता होंगे। अब तुमसे अगर कोई कह दे, एक फोटो दे दे 4 कपड़ा पहने हुए लोगों की और बता पूछे कि बताओ ये 4 कपड़े लोग पहने जो लोग हैं ये कहाँ कहाँ के होंगे, तो तुम्हारा जो assumption होगा वो 98% सही होगा। नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ड्रेस डिपेंड्स अपॉन कल्चर, कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। यूपीएससी ये चीज तुम्हारे अंदर देखना चाहती है कि इस इंटरकनेक्टिविटी को तुम समझते हो या नहीं। इसलिए जितने भी कोचिंग है सब तुमसे कहती है एनसीईआरटी पढ़ो। उसकी सिर्फ एक वजह है, एनसीईआरटी तुम्हें आईएएस नहीं बनाएगी, नेवर। लेकिन हमारे देश में चूंकि ह्यूमैनिटीज लोग पढ़ते हैं, मेरी क्लास में कितने लोग हैं जिन्होंने 10th के बाद भी ह्यूमैनिटीज को पढ़ा? मेरे ख्याल से शायद कोई इक्का दुक्का आदमी होगा, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा होगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर पढ़ा भी तो ह्यूमैनिटीज की इस देश में स्कूल लेवल में बहुत बुरी कंडीशन है। कॉलेज लेवल पे तो है ही है, स्कूल लेवल पे तो बहुत बुरी, क्योंकि जो स्कूल लेवल के टीचर है ना, उनको ये नहीं पता कि ह्यूमैनिटीज पढ़ाना क्यों है।
अभी भी तुम अपने घरों में देखो, अगर तुम घर में अगर कोई तुम्हारा जूनियर लड़का होगा, भाई होगा वगैरह, तो अगर वो बीए करने के बोलेंगे तो घर के लोग नाराज हो जाएंगे कि ज्योग्राफी पढ़ के क्या करोगे जिंदगी में। उनका सीधा क्वेश्चन नहीं होता है कि तुम ज्योग्राफी पढ़ के जिंदगी में करोगे क्या। अच्छा, ज्योग्राफी पढ़ के मान लो तुम आर्कियोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, हिस्ट्री पढ़ के क्या करोगे। हमारे यहाँ कहते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ के तुम क्या करोगे, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ के तो तुम क्लास 10 के 12th के लड़के को ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते। कौन यहाँ ट्यूशन पढ़वाता है अपने बच्चों को 10th 12th में हिस्ट्री। लोग कहते हैं रट लो। यहाँ ट्यूशन कौन सी सब्जेक्ट के होते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायो के, इकोनॉमी के, स्टैट्स के, इन सब्जेक्टों के ट्यूशन होते हैं 11th 12th के। ह्यूमैनिटीज के कहीं ट्यूशन होता है, कहीं नहीं होता। तो सारी कोचिंग तुमसे कहती है कि यार तुम यहाँ तैयारी शुरू करने से पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारा ओरिएंटेशन उस समय नहीं रहा होगा उसको पढ़ने का। पढ़ाई के बाद जो दूसरी चीज मुझे समझ में आई वो ये थी कि कल मैंने वो डायग्राम बनाया था, 4 चीज हर आदमी के जीवन से जुड़ी थी। और सबको कर रहा है। अगर मैं यहाँ हर आदमी से कहानी पूछूं ना, तो यहाँ हर आदमी की एक कहानी होगी, और उसी कहानी में एक हीरो होगा, एक विलन होगा। सब जितने लोग बैठे हैं, सब जिंदगी किसी को माफी नहीं करती। अब तुम्हारी जो एज है, जिस एरा में तुम हो, तुम अगर 70s में पैदा होते तो लाइफ में चैलेंज ही नहीं था। मैंने तो 70s का इंडिया देखा है ना, चैलेंज ही नहीं था। 7 बजे शाम को हम सड़क पे जब जाते हैं तो कोई होता ही नहीं था। अभी तो पूरी रात दिल्ली चलती है और 24 घंटे मुंबई चलता है। हम जब गोंडा में थे 7 बजे शाम को, कोई सड़क पे दिखता ही नहीं था। 7 o'clock लगता था लोग मर गए। 91 का इंडिया जिन्होंने देखा, उन्होंने प्रॉस्पेरिटी देखी, लिबरलाइजेशन देखा, बाहर की फंडिंग देखी। तुम जिस इंडिया को देख रहे हो ना, वो इंडिया ही नहीं, वो दुनिया इस वक्त खतरे से गुजर रही है। तुम जिस दौर में जी रहे हो वो हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया। तुम प्राइमरी सेक्टर देखो, तुम तो पढ़े लिखे लोग हो ना, तुम इंडिया का प्राइमरी सेक्टर देखो, एग्रीकल्चर देखो, तुम सेकेंडरी सेक्टर देखो। 1 बिलियन 50 करोड़ कहां पे नौकरी दे, कौन देगा नौकरी। खेती तुम कर नहीं सकते, सब अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ो, सेकेंडरी सेक्टर है ही नहीं। गवर्नमेंट कितना जनरेट करेगी नौकरी, वो भी तब जब वो रेवेन्यू डेफिसिट में चल रही है। तुम गवर्नमेंट का डेफिसिट दे दो, उसको नौकरियां काटनी है। वो तो सोच रही है कि एक आदमी 15 पोस्ट को संभाल ले। और इस सिचुएशन में जब तुम हर फ्रंट पे, और अगर तुम मिडिल क्लास के हो, मतलब तुम्हारे पापा की सैलरी 50,000 रुपए महीने है, तो तुम मिडिल क्लास के हो। अगर तुम्हारे पापा की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो तुम थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में, थोड़ा सा। तो तुम सोचो कि इस वक्त तुम्हें कितने सारे फ्रंट्स पे चैलेंजेस देखने पड़ रहे होंगे। फिर तुम्हारा अपना अपना परिवार, 1-2 भाई हैं सबको, 1-2 बहनें हैं सबको, फिर इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि उस सारे फ्रंट पे लड़ने में तुम्हें एक चीज बहुत मदद करेगी, एक ताकतवर मन। ये जितने भी टीचर ट्रॉल हो रहे हैं इंडिया में, उसके पीछे वजह क्या है? ये सोचते हैं टीचर मन का डरा हुआ आदमी होता है, इसको ट्रॉल कर दो ये भाग जाएगा। अब तुम किसी टीचर को सुबह 6 बजे फोन करके धमकी दोगे कि क्लास में जाओगे तुमको मार देंगे, वो क्या पढ़ाएगा क्लास में जाकर? उसका तो मेंटल फ्रेम बिगड़ गया ना। तुमने सुबह किसी टीचर को फोन कर दी कि आओ तुम्हारा
वेट कर रहे हैं इंडिया गेट पे। तो तुमने ये सोचा कि इस आदमी का फ्रेम ऑफ माइंड तो बिगड़ गया। अब अगर 4-5 लोगों के साथ वो क्लास में पहुंच भी गया तो खाक पड़ाएगा। लेकिन उस टीचर को पता है जो पढ़ाने जा रहा है कि तुम जस्ट एक ही मारोगे, हम काट के बैग में रख लेंगे और या तो घूम जाएंगे पूरा करोड़बारी पर हाथ में लेते। तुम जहां जहां खड़े होते हो आज की डेट में, तुमको सबको एक स्ट्रॉन्ग मन चाहिए। तुम देखो हर दिन लड़ रहे हो, हर दिन नहीं लड़ रहे हो। तो मैं तुमसे डेली आके कहता था कि यार ध्यान करो, 5 मिनट से शुरू करो, 50 मिनट तक ले जाओ, कट ऑफ हो जाओ। आईएएस बनना है ना, राजा बनना है, तो ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तरह बिहेव करो। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं और ह्यूमन बीइंग, उनमें एक चीज बड़ी कॉमन है, तो हाइड्रोजन है। आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तभी तो उड़ जाना तो ना। तुमको न्यूक्लियस भी बैलेंस करना है और आउटर ऑर्बिट भी बैलेंस करना है। तो सोचो हमें जब मजा आने लगा पढ़ाई में, केमिस्ट्री पढ़ी, फिर से फिजिक्स पढ़ा, बायो पढ़ा, एक एक चीज उठा के पढ़ी। तब मुझे लगा, और तैयारी की मैंने मेरे दोस्त हैं उनकी वजह से, चढ़ा दिया उन्होंने, पता नहीं भगवान ने उनके दिमाग में कुछ भर दिया हो तो चढ़ा दिया उन्होंने मुझे। पता नहीं क्या, और हमें लगा वो सही कह रहा होगा, लेकिन तैयारी करने आए और इसको तुम अपनी जिंदगी में बनाओ, ये तुम्हारा जीवन बहुत बर्बाद हो जाएगा। मैं उसको फेस कर चुका हूँ। सिर्फ 2 अटेम्प्ट आईएएस देना बस, सीरियसली सिर्फ 2। इस राजेंद्र नगर में तुम दूसरे अटेम्प्ट के बाद मत रुकना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लॉयर, क्या कितने सारे ऑप्शंस पड़े हैं। तुम्हें जीएस पढ़ा देना कहीं जाके, इतना तो पढ़ ही नहीं। आज की डेट में हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जहां पे आईएएस की कोचिंग नहीं है ना? yes, तुम किसी शहर में चले जाओगे, अपने ही शहर में चले जाओगे और सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू कर दोगे, तुमको 50-100 लड़के मिल जाएंगे। अगर कायदे से पढ़ाओगे तो यहाँ से अनुभव लेके तो जा रहे हो। पर यहाँ पहला अटेम्प्ट तुम्हारा सबसे सीरियस अटेम्प्ट होना चाहिए। जब तुम 80% प्रिपेयर्ड हो, मजाक में मत देना, नहीं तो फंस जाओगे तुम साइकिल। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, तुम उस विशेष साइकिल में फंस जाओगे और फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जो भी अटेम्प्ट तुम देना, फुल तैयारी के साथ देना। तुम्हारा 80% सिलेबस तैयार है। पहले अटेम्प्ट में हो गया, बहुत अच्छा। नहीं हुआ, तुम एक अटेम्प्ट और देना, सेकंड अटेम्प्ट में अगर तुम कहीं फंसते हो, उसके बाद तुम अपना सेकंड ऑप्शन तुरंत रेडी कर लेना। क्योंकि किसी भी चीज में स्टैब्लिश होने में तुमको 5 साल लगेंगे। टीचर भी बनोगे ना तो भी 5 साल लगेंगे। इंफॉर्मेशन होना और इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना 2 अलग-अलग बातें हैं। जितना मैंने तुम्हें वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया, अगर मैं तुमसे कह दूं तुम आके पढ़ा दो वही सारी चीजें, तुम नहीं प्रेजेंट कर पाओगे। क्योंकि प्रेजेंटेशन टाइम के साथ डेवलप होती है। मैंने पहली बार क्लास लिया, आधे से ज्यादा लड़के चले गए, तो मैं सीधे मैंने कहा कि बड़ा डिमोरलाइजेशन फील हुआ। हर 10 मिनट बाद 2 लड़के उठ के जा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पर वही मैं कहता हूँ ना कि तुम्हारा व्यक्तित्व बड़ा काम आता है कहीं कहीं पर। अब अंदर से चोट तो लग रही थी, लड़के जा रहे हैं, लेकिन कहीं कैसे? तो मेरे सीनियर ने कहा यार तुम बहुत पढ़ा रहे हो, इतना पढ़ाओगे तुम्हारे क्लास में कोई लड़का नहीं बैठेगा। हमने अच्छा ना पढ़ाए, बोले ना पढ़ा। वो एग्जैक्टली वही चीज हुई जो उस आदमी ने कहा।
जब पढ़ाए तो कोई बैठा नहीं, जब पढ़ाना छोड़ दिया सब बैठने लगेगा। इसीलिए जब मैं क्लास में जाता हूँ तो एक बात एक्सप्लिसिटली कह देता हूँ कि आई एम हियर टू मेक यू लर्न, आई एम नॉट हियर टू टीच यू। और इस पिछली 14 क्लासेस में अगर तुमने मेरी बात को समझा होगा कि पढ़ना क्या है और कैसे है। इकोनॉमिक डिप्रेशन तुमने पहले भी तो पढ़ा होगा, लेकिन जो मैंने तुम्हें इकोनॉमिक डिप्रेशन पढ़ाया तुम पूरे जीवन कभी नहीं भूलोगे। किताबें तो ठीक है, तुम देखो जितने लोग कथा वगैरह कहते हैं, एक ही बुक से कई लोग कथा कहते हैं, कुछ लोग उसी कथा को कितना क्रिएटिव बना देते हैं। तो पढ़ाई को क्रिएटिव बनाओ ना, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ाई को क्रिएटिव बनाओ। दूसरी, सिलेक्शन चाहते हो, जो पढ़ रहे हो किसी को समझाओ, किसी का भला करो, किसी को सिखाओ। तुम्हारे घर में अगर 10 लड़कों को बैठाने की स्थिति है, जहां तुम्हारा नेटिव घर है, वहां अगर 10 लड़के बैठ सकते हैं आराम से, 10-15 लड़के, तुम अपने घर चले जाओ नेटिव और वहां पे छोटी सी इंस्टीट्यूशन खोलो पढ़ाने की, और कहते 500 रुपये पर मंथ लेंगे, लेकिन क्रिएटिव होकर पढ़ाओ और सारे सब्जेक्ट पढ़ा दो, सब तैयार हो। क्योंकि जो भी तुम पढ़ा, और 10 से ज्यादा मत पढ़ा, क्योंकि जो तुम पढ़ाने जाओगे क्लास में वो तुम्हें पढ़ के जाना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ के नहीं, समझ के। इसको एक तो पढ़ाई को क्रिएटिव बना, दूसरा पढ़ाओ लोगों को, समझाओ किसी को। तुम्हारी दोस्तियां सिर्फ सिगरेट शराब तक सीमित हो गई हैं, उस दायरे से बाहर निकलो। तीसरी बात, लिखो। और चौथी बात, किसी भी चीज को चेंज करने के लिए उसको टेम्परेचर देना पड़ता है। तुम आज मुझे यहां देख रहे हो, लेकिन मैं अगर अपनी पूरी कहानी सुना दूं ना, बहुत लोग तो गिर जाएंगे रोते रोते। वो ललन टॉक में मैंने बताया नहीं था कि ये बोलता, मैं सिखों को कुछ नहीं बोलता। ऐसा नहीं उनके अंदर कुप्रथाएं नहीं है, पर मैं कुछ बोलता नहीं, क्योंकि बंगला साहिब में खाना खाया हूं। कभी उन्होंने पूछा नहीं कौन से जाते हो, कौन से धर्म के हो, जब गए तो खाना मिल गया। सिखों को मैं ये तो कहता हूँ, सोचो कितनी प्रॉस्परस कम्युनिटी है, सबको खिलाते हैं, ना हिंदू देखते हैं, मुसलमान, न अपर कास्ट, न लोअर कास्ट, न किसी की जात, न औरत, न मर्द, कुछ नहीं पूछते। तुम गुरुद्वारा पहुंच गए, तुमको खाना मिलेगा। तो तुमको एक बात करना पड़ेगा, चौथी बात यही है कि भाई जलना पड़ेगा। इसलिए इंडिया में एक वर्ड है तपस्या, वो तप वर्ड से बना है, तप मतलब टेम्परेचर, वो तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा। मैं प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, हो सकता है कल परसों में लॉन्च हो जाएगा, और सिर्फ तुम्हारे लोगों के लिए करने जा रहा हूँ। इस फील्ड ने इतना मुझे दे दिया है कि मुझे अगले 50 जन्म तक कुछ चाहिए ही नहीं। इतना तो मैंने भी आशा नहीं किया था। अगला जो 50 जन्म होगा मेरा, वहां भी नहीं चाहिए। एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ सुबह 5 बजे, नौजवान क्रांति 2.0। आधे घंटे कुछ पढ़ेंगे, वही टॉपिक उठा लेंगे, पॉलिटी का प्रेसिडेंट उठा लेंगे, फंडामेंटल राइट उठा लेंगे। फंडामेंटल राइट तुम इतना पढ़ते हो, इतना इजी टॉपिक है वो। राइट टू इक्वालिटी किसके बैकग्राउंड में? फ्यूडलिज्म। राइट टू इक्वालिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्यूडलिज्म को काउंटर करना। उसके सारे पॉइंट्स तुम देखो, 14, 15, 16, 17, 18 सबको देखो, वो सब अगेंस्ट फ्यूडलिज्म है। पॉलिटी पढ़ाएंगे, आधा घंटा पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर स्वामी करमवीर जी आ जाएंगे, आप उनके साथ ध्यान करिए 6 बजे तक। उसके बाद 6 बजे से आप अपनी दिनचर्या शुरू करिए।
क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस मिल गया ना कि अगर मेरे सुबह बोलने शाम को बोलने से बहुत लोगों की जीवन बच गया कोरोना में, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं तो ऐसे ही आज जो मेरे कोलीग्स हैं, तुम आउटलुक पे तुम्हारी फोटो आ गई, ऐसा क्या करती हो? कुछ नहीं किया है। तुम भी करते हैं, तुमको किसने मना किया था? अगर हिंदुस्तान के 100 टीचर कोरोना में खड़े होकर उस तरह का प्रोग्राम करते, कहानियां सुनाते, मोटिवेट करते, तो तुम्हारा भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन होता। तुमको किसी ने रोका था? भाई नौजवान क्रांति चलाने के लिए मैंने किसी से कहा था मुझे पैसे दे दो, मैंने किसी से फीस मांगी थी। 1 घंटे का प्रोग्राम करते थे, न्यूज़पेपर की कटिंग्स निकालते थे, कौन कहाँ कोरोना से ठीक हुआ, और जिस दिन कटिंग नहीं मिलती थी उस दिन 3-4 झूठी कहानी बना लेते थे। मोटिवेट ही तो करना था। एक बार तो भाई साहब को फर्जी फोन पे ले ली, मैंने कितना % तुम्हारा लंग्स खराब था? बोले 99। मैंने कहा तुम्हारा तो 99 80 बोलना, वो 99 मैंने फोन काटा पता नहीं कि कुछ लोगों तुम एक्टिंग करने के लिए बुलाते हो, ओवर एक्टिंग कर रहे मैंने कहा तू 80 का है ना कि मेरा 80 खराब था और मैं रिकवर कर गया। 99 वो कह रहा 99 हमारी तो सांस ही नहीं गई उसके ऊपर। झूठ नहीं इतना बोलना चाहिए कि लोगों को लगे ठीक है, हो सकता है झूठ बोलना बहुत प्यारी चीज है, लेकिन वो एक आर्ट है। कुछ लोग बोलते हैं पता है ये तुम जूता पहनो 500 रुपए का, और तुम कह रहे हो कि मेरे पिताजी जो है चॉपर में नाश्ता करते हैं, सुबह चॉपर निकालते हैं पापा और पापा छोटे वाले भाई और सब भाई यार। तो तुम जो बोलते हो ना, तो उसकी तुम्हारे चेहरे पर फीलिंग, फिर तुम्हारी संगत, फिर तुम्हारी ड्रेसिंग स्टाइल, फिर तुम्हारा उठना बैठना, वो सब उससे मेल खाना चाहिए। झूठ बोलना बुराई नहीं, वो झूठ बोलना इतना बड़ा पुण्य है। अरे ये जितने लोग पावर सेंटर में बैठे हैं ये सच बोल के बैठे हैं। ये देखो ये जितने पावर सेंटर में 545 लोग बैठे ये दुनिया के बेहतरीन झूठ बोलने वाले हैं। अब तुमको क्लास में स्कूल में पढ़वा दिए सच बोलने से भगवान मिलता है, क्या करेंगे भगवान, हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है। तुमको बुझा दिए, अब तुम गिल्ट फील करते हो झूठ बोलते हो। कुछ लोग होता है ना, कुछ चीजें उनके दिमाग के सबकॉन्शियस में चली जाती। अब बचपन से घर में बाहर में सबने कहा झूठ बोल, तो अब जो वो बोलते हैं तो बोल ही नहीं पाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं झूठ बोलने में। लोगों को सच बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं। इतनी पर्सनैलिटी लोगों की दबा दी जाती है, डिमीन कर दिया जाता है। और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? ताकत से। ताकत पर तुम काम करो एवरी डे, हर दिन। हमारे जो टीचर्स है ना, वो जब मुझसे मिलते हैं सब कहते हैं बड़ा वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, पर मैं उनके चेहरे पे देखता हूँ कुछ लोगों का दुख बहुत है। क्योंकि वो जिन लड़कों को मानते थे, भाई हर टीचर के फेवरेट होते हैं ना क्लास में, स्कूल टाइम में। और बेटा पंकज तो मैं कोई बात बोल दिया कि सर वो ऐसा करना है, अरे तुम यार जाओ यार, जब देखो कोई बात लेके चले आते हो। अगला आदमी कह रहा है कोई बात, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा छुट्टी चाहिए मिल जाएगी। अब तो मैं 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए सोच रहा था। टीचर जब बायस्ड होता है ना किसी भी बेसिस पे, चाहे वो आपके पिता की हैसियत की बेसिस हो, जैसे मुझे इस बात का बहुत लगा ये टीचर जो है ना, ये तुम्हारे पापा की हैसियत देख के बात करते हैं। ये बहुत गंदी बात है टीचरों की। ये तो मैंने फेस किया अपने स्कूल में। वो तो ललन टॉप वाली जो स्टोरी थी वही तो उसने पूछा था, तुम हमको खिला ही नहीं रहा क्योंकि मेरे फादर पोस्ट मास्टर, तुमको मेरे पापा से कोई काम ही नहीं है।
तुम चाहते हो कि लड़का तुम्हारी इज्जत करे, संभव है? नहीं। तुम टीचर हो गए, लड़के की कास्ट देख रहे हो, तुम में से इतने लोग मुझसे मिलने आते हो, मैंने किसी से कभी पूछा तुम्हारी जाति क्या है? उससे लेना देना क्या है? टीचर को किसी लड़के की जात नहीं पूछनी चाहिए, उसके फादर के स्टेटस से उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पापा डीजीपी तो हम क्या करें? टेंडर दिलाओगे छत्तीसगढ़ का? नहीं तो जाओ अपना काम तो जाओ। ये सब टीचरों को नहीं करना चाहिए। लेकिन उस चीज ने उन जो चीजें मुझे फील हुई, उन चीजों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया लाइफ में। ऐसे मुझे चीजें फील हो जाती बहुत जल्दी। फिर मैंने सोचा कि गांधी की महानता, चाणक्य की महानता, अंबेडकर की महानता, इनको चीजें फील हुई। इनको लगा बेटा बदल के रख देंगे चाहे जो कुछ है। गांधी की बेइज्जती अगर इंग्लिश नहीं करते साउथ अफ्रीका में, बेइज्जती तो की, वो तो गए थे वकील बनकर दादा अब्दुल्ला की तरफ से, प्रिटोरिया में फेंक दिया ट्रेन के बाहर। एक तो बैरिस्टर, वो भी लंदन से, ऊपर से इंडिया के अपर कास्ट। फील हो उस आदमी को। तो मुझे ऐसा फील हुआ लगा कि नहीं, शायद नेचर चाहता था कि तुम इस फील्ड में जाओ, इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। मैं तो एक्सीडेंटल टीचर हूँ। अब यहाँ कई सारे बैच हैं जो बड़े डिस्टर्बिंग बैच हैं, खतरनाक से। वहाँ मतलब मैं देखता हूँ जो मेरे कोलीग्स हैं, वो बेचारे कहते हैं वो ब्लॉक में, मैंने कहा जा रहा हूँ, हमें कौन सा पढ़ाने जा रहे हैं, बैठो, नहीं पढ़ोगे? नहीं पढ़ेंगे, बहुत अच्छा। पैसा कुछ करोगे आप, कुछ तो करें, तो यही करो, कहानी सुनाओ, वेद सुना दो, पुराण सुना दो, कुछ सुना दो, कुछ बता दो मुझे। और अगर तुम्हारे पास बताने कुछ नहीं, तुम खोखले हो, मरे हुए हो, तो जो मैं बता दूं उसको सुन लो। क्या तुम तो मुझे बता दो, रामायण सुना दो, नहीं रामायण नहीं बता, चलो कुरान सुना दो, वो भी नहीं बता, चलो फ्रीडम स्ट्रगल सुना दो, कुछ बताओगे? नहीं, वो कानपुर में जा रहे थे तो वहां एक पड़ोस में आंटी रहती थी, भाग गई थी। यही सब तो दिमाग में रखे हो। इस देश की ये स्थिति हो गई है, इस कंट्री की, वेस्टर्न लोग हंस रहे हैं, इस देश की ये स्थिति हो गई, ऐसे ऐसे वीडियो लोग बना रहे हैं ना, मतलब वीडियोस को जो आदमी देख बना रहा होगा, मेरी वाइफ है, हम इसको बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा हूँ, नहीं अपना बोल भी नहीं पा रहा है। कम से कम वेस्टर्न वाले वीडियो बनाते तो क्लास ही ना, क्लास उसमें सोफिस्टिकेशन। इनका मानसिक स्तर कहाँ चला गया? तुम्हें सोचो, इस देश का मानसिक स्तर कहाँ चला गया, मेंटल स्टेटस। और इनको सुपर पावर बनना है। तो हमारी क्लास से एक चीज लेके जाओ, दो टॉपिक मुझे आज पढ़ा लेने दो फाइनली। एक कोल्ड वॉर पढ़ा लेने दो, क्योंकि बहुत प्यारा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, किसको पता है इस क्लास में कोल्ड वॉर क्या था? हाँ बता दो। हाँ यार ये सब थोड़ा सा बोलो क्या, इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेशनलाइजेशन, ये तुम पढ़े हो कहीं से हमारे नोट्स? सच में पढ़ा है सर? नहीं चलो कहीं से पढ़ के तो आप ही के नोट से पढ़ा है सर? अच्छा वीडियो तो अपलोड कर दी, नोट्स सारी कहाँ तक है? लास्ट वीडियो कौन सी? जापान है सर? जापान आधा है, पूरा नहीं हुआ।
और तुम लोग कोई सवाल पूछ लो तो पूछ लो। हाँ मेडिटेशन देखो, एक बड़ी सिंपल सी बात, इंडिया में 4-5 लोग इस वक्त हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें से एक सदगुरु है। तुम्हें बाजार में 250 का नोट नकली मिलेगा क्योंकि उसका असली होता ही नहीं। जिसका असली है उसी का बस उसी का नकली है। ये जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, वेस्टर्न कॉन्स्पिरेटर्स, ये कहते हैं इंडियन बाबा, ये जो हमारे कुछ बाबा लोग पकड़े गए उनको लाके हमारे सामने खड़ा कर देते हैं कि ये है इंडियन बाबा की हकीकत। तो वो क्या करना चाहते, वेस्ट को एक बात पता है कि जिस दिन इस देश का युवा अपने संत को समझ जाएगा, सेंटली क्लास को, उस दिन इस देश के युवा को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। वो पता नहीं क्या क्या करेगा। तो एट एनी कॉस्ट इनका एक टारगेट है कि इस देश की जो सेंट लॉबी है उसको बदनाम करो, किसी भी तरह से करो। एक वो कथावाचक है, नहीं वो कथावाचक नहीं, मोरारजी बापू, हाँ दुबई, ओमान, अबू धाबी, वहां जाके कथा करके आए। वहां मुसलमानों ने बैठ के सुना, समझाया उन्होंने। जब मोरारी बापू ने, उसी मोरारी बापू के ऊपर क्यों बवाल हो, क्यों ट्रॉल हुए, उन्होंने अबू धाबी में कहा कि पूरा यूनिवर्स मुसलमान है, इंसान को छोड़ के। अब सुनो किस बेसिस पर उन्होंने कहा इस्लाम का मतलब है सबमिशन। इंसान को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें हैं सब सबमिटेड है। जो लॉ है उसी के हिसाब से चलती है, कोई लॉ को तोड़ता नहीं, चाहे वो सूरज हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे बारिश, कुछ भी हो। इस्लाम का यही मतलब है, सबमिशन। तुम कुछ मत करो, वो जो तुम्हारे अंदर शक्ति है वो कर रही है, उसे करने दो, तुम तो बीच में आ रहे हो। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने वहां पे समझा दिया कि गीता भी यही कहती है। यही बात कृष्ण भी अर्जुन से कहते, तू टेंशन क्यों ले रहा, तू मेरी शरण में आ, मैं करूंगा ना। इसी बात पर तो इतना बवाल हो गया। क्या गलत कहा उस आदमी ने, उस आदमी ने क्या कहा, उसने कहा बुद्धिज्म किसने शुरुआत की, बुद्ध ने। जैनिज्म किसने शुरुआत किया, महावीर ने। क्रिश्चियनिटी किसने शुरुआत की, क्राइस्ट ने। हिंदुइज्म के कई सारे प्रणेता हैं। इस्लाम जो शब्द है, बुद्धिज्म कहां से आया, शब्द बुद्ध से। जैनिज्म कहां से आया, महावीर से। जिन क्रिश्चियनिटी वर्ड कहां से आया, क्राइस्ट। इस्लाम वर्ड मोहम्मद से नहीं आया, इट्स अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अब जब मुसलमानों ने इस तरह की डेफिनेशन सुनी गीता की, यार यही तो हमारे कुरान में भी है। तो बेचारे बड़े खुश हुए, उनको क्या पता कि जब ये इंडिया पहुंचेंगे तो इनको ट्रोल किया जाएगा। तो ध्यान का मतलब है, सुन लो इस बात को, एक किसी आदमी को पकड़ और 24 आवर्स जब तुम पढ़ने बैठे, देखो मेरे पास मोबाइल नहीं है भैया, अगर मैं बिना मोबाइल के क्लास में आ सकता हूं, मैं बिना मोबाइल के मंदिर में जा सकता हूं, आप क्यों नहीं कर सकते वैसा? हमसे ज्यादा थोड़ी बिजी हो यार, या हमसे ज्यादा काम थोड़ी है। हम तो नहीं आते कभी मोबाइल लेके क्लास, क्योंकि मेरे लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, इस क्लास से मेरा वजूद है। नहीं, ये जो देश में सम्मान है, पैसा है, वो सब इस क्लास की देन है। और इस क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मैं बीच में मोबाइल उठा लूं, सॉरी यार सीएम का फोन है, अगर किसी का भी है, हमको पढ़ा रहे हो, पहले पढ़ा दो, फिर बाद में सीएम से बात करना। 365 दिन में किसी एक दिन इमरजेंसी हो सकती है ना। देख तुम इमेजिन करो, 2.5 घंटे की क्लास में मैं 6 बार फोन उठा लूं, क्लास में लोग इरिटेट होंगे कि नहीं होंगे?
और मेरी जो फ्लो है बोलने की वो डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी? मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। और ये जो तुम्हारा मन है जब तुम बैठते हो पढ़ने, जिस थॉट को ये तुम्हें फेंक रहा है उसको तुरंत नोट डाउन कर दो। कितनी बार मैंने क्लास में बोला कि जब तुम पढ़ने, तुम दिन भर घूमो, ये तुम्हें कुछ याद नहीं दिलाएगा। जैसे ही तुम टेबल एंड चेयर पर बैठोगे वैसे ही तुम्हें ये बातें याद दिलाना शुरू कर देगा। एक तुम्हें सोते वक्त डिस्टर्ब करेगा, सारे थॉट वही फेंकेगा उठा के। पापा बीमार है, बड़ी वाली बहन की शादी करनी है, और मौसी परेशान कर रही मम्मी को। बाकी तुम जब पढ़ने बैठोगे तब उससे तभी करेगा अटैक, तभी तुमको छेड़ेगा, तभी तुमको उठाएगा। और जब ये तुम्हें छेड़ रहा है बस उसी वक्त तुम इसे देख लो, ध्यान मतलब देखना। और जब तुमने देख लिया कन्वर्ट करो उसको। इसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस को, ये एक दिन की क्रिया नहीं है, ये एक दिन की क्रिया नहीं है, ये क्रिया मिनिमम 3 महीने की। इसलिए मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूं कि यार तुम जितना पढ़े, जैसे मैं जितना डेली पढ़ता था उतना अगर तुम जाके लिख दिया करते 10-10, 15-15 बार। मैं बार बार तुमको बोला यू कैन स्टडी विदाउट थिंकिंग, यू कैन नेवर राइट विदाउट थिंकिंग। ये तुम्हें समझा देता है कि लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे होगा तो सब लिख के IAS नहीं बन जाएंगे। वो एक कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, है ना? यस। कपूरिया सर से पूछो, लिविंग एग्जांपल है। उनकी वजह से एक बार मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा मैं मतलब पिछले 50 साल से रेगुलर फिनोमेना है कि मैं सुबह उठ के पहले एप्पल खाता हूँ। बोले रेगुलर फिनोमेना, तुमसे मिलेंगे पूछना उनसे। तो जब उन्होंने कहा कि मेरी रेगुलर फिनोमेना है और कई सारी बातें उन्होंने बताया कि उसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, फिर मैंने वो चीज उनसे अडॉप्ट कर ली। जब तुम्हें लड़ना है मन के बल पे, पढ़ना है मन के बल पे, प्रेम करना है मन के बल पे, पूजा करना मन के बल पे, और वही मन तुम्हारे कब्जे में नहीं है, तो तुम अपने मंजिल तक पहुंचोगे? बताओ, नहीं पहुंचोगे। तो अब जैसे हमसे तो खैर मुद्दे पे ज्यादा बात नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं कहूंगा तुम लोगों को, सदगुरु ने एक क्रिया कराते हैं, शांभवी क्रिया, तुम उसको करो यार, बड़ी मिराकुलस क्रिया है वो। और तुम सदगुरु के आश्रम में जाओगे वहां तुम्हें सब मिलेंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, सरदार, सब। इससे होगा क्या? सदगुरु से तुम जुड़ जाओगे, पंडित रविशंकर से तुम जुड़ जाओगे। इन लोगों का वीक में प्रोग्राम होता है, सबका वीक में एक प्रोग्राम, एक दिन ये अपने प्रोग्राम का रखते हैं। उस दिन तुम्हें बुलाएंगे, सामग्री कराएंगे, ध्यान कराएंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तुमसे बातचीत करेंगे। तो क्या होगा, जैसे तुम, हम सब इंसान हैं, कभी कभी चुनौती परेशानी आ ही रही, तो वहां जो लोग ध्यानी है, जब तुम उनसे अपनी समस्या बताओगे ना तो तुम्हें वो अच्छा सोल्यूशन बताते हैं। ये बाहर समाज में तुमने अगर किसी अच्छे आदमी से कहा कि भैया मुझे खांसी आ रही, कफ बन रहा, कहेगा ऐसा करो, काली मिर्च ले लो, अदरक का रस ले लो, उसमें थोड़ा शहद मिला दो, पी लो। और दुनिया से तुमने कहा कि भैया खांसी होता है, एडवाइस दोनों दे रहे हैं, एडवाइस दोनों दे रहे हैं, लेकिन ये जो रंग वाली एडवाइस है सुसाइडल है। 20 कप 40 में बदल जाएगी, तुमको पता ही नहीं चलेगा। और 40 इसको शांत करती है, भुलवा देती है, प्रेमबल रुम्बल सब खुद ही को भुलवा देती है। और तुम्हारे पास इतना चैलेंज है कि फिर तुम सोचोगे कि अगर डेली मिल जाती तो मजा आ जाता, और फिर तुम खत्म। फिर तुम खत्म, फिर तुम्हारी सारी स्टोरी खत्म। तो तुम्हें इसको पकड़ना है किसी भी कीमत पे। तुम्हारे पास 4-5 लोग हिंदुस्तान में और सब सेंटर चला रहे हैं,
मैं सदगुरु से कभी मिला नहीं, ना मैं उनके कभी आश्रम गया, लेकिन उनके जो लोग हैं उनसे मैं मिला हूँ। जैसे मैंने शायद पूनम शुक्ला जी का नाम लिया था कि उनको वो कैंसर पेशेंट है, हाँ, तो मैंने देखा कि उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। उनका स्टूडेंट विंग ही चलता है पूरा। एक आध बार मैंने उनको सुना भी है, तो मुझे लगा कि नहीं नहीं बहुत बहुत जायज आदमी, बहुत। और उनकी किताब में पूरी पढ़ नहीं पाया, इनर इंजीनियरिंग किताब उनकी इनर इंजीनियरिंग। यहाँ पे बगल में तुम्हारा ये स्टेशन है करोड़बाग के बाद झंडेवालन के बाद वहाँ चले जाए करो यार, कितना प्यारा उनका मेडिटेशन हॉल है। और वहां एक से एक रामकृष्ण मठ के संत रहते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर लिया, उनसे बात कर लिया। ये बगल में तीसरा आश्रम, तीसरा जो स्टेशन है रामकृष्ण, और वहां पे जब तुम जाओ एक किताब लिया ना, 20-25 रुपए की किताब है विवेकानंद की, कर्म योग। इतनी पतली किताब है कर्म योग, छोटी सी इतनी बड़ी किताब है कर्म योग और ध्यान, 2 किताबें हैं छोटी, मतलब मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, 50-50 पेज की किताबें हैं। वो दोनों किताबें ले लो, वो उनका मैदान बन गया ना। अभी तुम्हें फिजिक्स यहाँ हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, वो सब मत है। 2 छोटी सी किताबें, एक कर्मयोग है, एक ध्यान है, बाय विवेकानंद, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो तुम दोनों में से ले लो। प्यार से समझाया विवेकानंद ने, बहुत बढ़िया, वो करो। बाकी जब भी तुम्हें लगे जिंदगी में कि तुम फंस गए, देखो ये सब तो ऑप्शन नहीं है हाँ, लेकिन तुम्हें हमेशा